अरे 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये ओवरलैप है, और 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, ये ओवरलैप है, और 6 और 5 के बीच में ओवरलैप है, ये ओवरलैप हो रहा है। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ओवरलैप है 1 और 6 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, और 5 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो पाई बॉन्ड कब बन सकता है? जब म्यूचुअली पैरेलल हो सारे के सारे पी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले यहां पर दो बातें आपको बताई जाएंगी। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, जैसे अपने को मालूम पड़ा यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर क्या है? फिक्स्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। रेजोनेंस का कंसेप्ट है, जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मूव हो गई वो क्या होगा? रेजोनेंस शो कर रहा होगा मॉलिक्यूल। हमें कैसे देखने को मिलेगा और क्या कंडीशन होगी रेजोनेंस की? तो पहली बात तो क्या है? ऑल एटम्स participating in resonance should lie on same plane. Planarity in molecule is required for the parallel arrangement of p orbitals. प्लेनरिटी चाहिए हमारे को। ये कार्बन 6, 1, 2, 3, 4, 5 एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तभी तो पी ऑर्बिटल सारे के सारे क्या हो रहे हैं? जमे हुए पैरेलल जमे हुए हैं, तभी ये ओवरलैप कर पा रहा है। जैसे अगर 1 वाले ऑर्बिटल को मैं दिखाऊं तो 1 वाला ऑर्बिटल 2 से केवल कब ओवरलैप कर सकता है? जब 1 और 2 म्यूचुअली पैरेलल हो, और 6 के साथ भी कब कर सकता है? जब 1 और 6 म्यूचुअली क्या हो? पैरेलल हो। तो ये 6 दिखाया और ये 1 दिखाया, ये दोनों आपस में कब ओवरलैप करेंगे? अभी तो ये इधर की तरफ हाथ मिला रहे होंगे, ये 6 के साथ केवल कब हाथ मिला सकता है? जब म्यूचुअली पैरेलल पी ऑर्बिटल हो। तो पहली कंडीशन जो है रेजोनेंस की वो ये है कि जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे जमे हुए होने चाहिए बेटा? पैरेलल अरेंजमेंट होना चाहिए पी ऑर्बिटल का। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? रेजोनेंस के लिए रेजोनेंस क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस का जो सीधा सीधा फंडा है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ए और बी, जो हेड ऑन ओवरलैप से बनने वाले, जैसे इसका ये sp3, sp2 और sp2 ऑर्बिटल, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। पी ऑर्बिटल ने साइडवाइज ओवरलैपिंग करी तो ये कौन सा बना? पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड। तो पी ऑर्बिटल से बनता है अपने पास कौन सा? पाई बॉन्ड। और पाई इलेक्ट्रॉन कौन से? पी ऑर्बिटल वाले। और पी ऑर्बिटल के पाई इलेक्ट्रॉन्स कब आपस में दो एटम शेयर कर सकते हैं? जब अपने पास एटम के जो पी ऑर्बिटल है वो क्या जमे हुए हो? लगातार पैरेलल जमे हुए हो। तो अपन यहां पर क्या कहते हैं कि 1 और 6 के बीच में, और यहां पर बॉन्ड 1 और 6 के बीच में बन गया, तो ये 1 वाला 6 वाले की तरफ बढ़ा होगा, इधर की तरफ। तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम टी पर अपन बता पाएंगे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल इन नेचर। ये हमारे लिए रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारे लिए क्या होगा? रियल स्ट्रक्चर। अब देखो इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज बताते हैं अपन। ये आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं रेजोनेंस हाइब्रिड का। जो सर्किल वाला स्ट्रक्चर है वो कैसे? अपन ने क्या मान लिया कि सारे पी ऑर्बिटल का आपस में क्या है? डीलोकलाइजेशन है। तो क्या होगा? बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर वाले लोग एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएंगे और नीचे वाले लोग एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सर्किल इस तरीके से बनाएंगे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे क्या होगा? एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड डेवलप हो जाएगा। ये अपने लिए क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ओवर एंड बीनीथ द
प्लेन ऑफ बेंजीन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को नजर आएगी, जिसके कारण अपन जो सर्किल है वो सर्किल यही बताता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। सर्किल मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। ऊपर वाले लोग ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्र बनाएंगे, नीचे वाले लोग नीचे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्र यूं बनाएंगे। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब इसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज है इसको लिखवाता हूं, पहले एक बार नोट करो इसको, इतने को एक बार यहां से नोट करवाओ, डी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड वालों को। अब प्रॉपर्टीज कैसे बात करी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। तो अगर आपको बात बताऊं बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर्स के बारे में, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1.19 एंगस्ट्रॉम, या कई किताबों में लिखी है 1.20 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर है। और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड। ये डाटा किसका है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये डाटा किसका है, अपना सिंगल बॉन्ड का। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई एक तरीके से मॉलिक्यूल की। अब इथाइलिन में अगर अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब अपन बात करते हैं बेंजीन के दो केकुलेट वाला दिए गए दो स्ट्रक्चर पर। अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये दो स्ट्रक्चर शो नहीं कर पा रहे कंप्लीटली। बॉन्ड लेंथ in benzene came out to be equal in all 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कितना आया वैल्यू, 1.39 एंगस्ट्रॉम। कितनी आई, 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो 1.39 एंगस्ट्रॉम 1.34 से तो ज्यादा है, बट 1.54 से कम है। ये प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड, और ये अब आज से एक नया नाम चालू करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड है यहां पर, क्यों, क्योंकि अगर ये होता तो ऐसा होता कि ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, 1.34, और ये कितनी आनी चाहिए थी, 1.54। तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनना चाहिए था। पाई बॉन्ड है वो छोटे और जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़े। इस तरीके का डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। जबकि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ कितने बराबर है बेंजीन के अंदर, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर है 1.39। वो कैसे शो करेंगे अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड बना के कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ही नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, इस तरीके से डॉट वाले स्ट्रक्चर से कि घूम रहे बीच में। इसलिए जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड लेंथ अपने को 1.39 एंगस्ट्रॉम दे रहा है।
पार्शियल डबल बॉन्ड है यहां पर। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो कभी 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो ऑल 6 बॉन्ड्स में क्या हो रहा है, बट रहा है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो अपन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो अपन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, एक रियल स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने देखा नहीं है। तो एक अपन ने नई बात यहां पर देखी है पार्शियल डबल बॉन्ड की। अब आपको इंटरेस्ट के लिए एक स्टोरी सुनाई जाएगी। ये स्टोरी लिख मत लेना, ये ऐसे ही आपको थोड़ा सा रेजोनेंस का कंसेप्चुअल फील देने के लिए सुना रहा हूं। पहले अपन नोट डाउन कर लेते हैं, इधर नोट डाउन करवा दीजिए। तो अब स्ट्रक्चरों की लड़ाई चल रही है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। अब एक हाइपोथेटिकल आपको स्टोरी सुना रहा हूं जो कि रेजोनेंस को बहुत हद तक डिफाइन करती है रियलिस्टिक व्यू के अंदर, कि भाई मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में हमारे को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण हमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत पड़ रही है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन उस दौरान हमारे को देखने को मिल रहा है। तो खास बात तो यही है कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज क्यों होंगे, इस पे पहले बात कर लें। तो रेजोनेंस के कारण जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन increases which gives stability to the molecule or species. Resonance is a stabilizing factor. क्या बात कह रहा हूं, ये आप लिख भी सकते हो यहां पर कि रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर वेयर एज इंडक्टिव इफेक्ट वाज डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो रहा था, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी और एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, तो पोलैरिटी आ रही थी मॉलिक्यूल के अंदर। पोलैरिटी आने के कारण मॉलिक्यूल कैसा हो रहा था, डीस्टेबलाइज हो रहा था। जबकि रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मली बंटना चाहती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या फायदा होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, कि हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्टिव फोर्सेस विल इंक्रीज विच विल मेक द कंपाउंड और स्पीशीज रिलेटिवली मोर स्टेबल। अब स्टोरी सुनते हैं, यहां पर ध्यान दो। स्टोरी काफी पुरानी बुक में से जब मैं पढ़ता था तब पढ़ी थी मैंने, मेरे अंकल से बुक बोरो करके लाया था। स्टोरी के अंदर क्या बात है कि मान लो मैं एक ज्वेलरी शोरूम ओन करता हूं, आई ओन अ ज्वेलरी शोरूम, मेरा एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। उस ज्वेलरी शोरूम में मैंने 4 कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। एक में मैंने जैसे विमेंस के, एक में मेंस के, एक में मैंने चिल्ड्रन के, और एक अपन ने कुछ डायमंड्स के बना रखे यहां पर, डायमंड आइटम्स, और यहां पर गोल्ड और सिल्वर विमेन, गोल्ड और सिल्वर मैन, और गोल्ड और सिल्वर चिल्ड्रन, और डायमंड्स के 4 सेक्शन बने हुए मेरे शोरूम के अंदर। बहुत पुरानी 1800 समथिंग की पुरानी स्टोरी लिखी हुई है, जब अपने पास इतने ज्यादा सेल फोन्स वगैरह नहीं होते थे। अर्ली 90s मान लो आप, ठीक है, अर्ली 90s जैसे 1950 समथिंग की है, जब फोन वगैरह की इतनी अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ज्वेलरी शोरूम था, ज्वेलरी शोरूम में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। आगे बात समझ, आज तो अपने पास क्या है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, अपन जाते हैं हर जगह कैमरे लिखे हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है दिस इज इन द सर्वेलेंस ऑफ कैमरा एंड दिस एंड दैट। अब होता क्या है, यहां पर एंट्री करता है एक चोर, और वो चोर मेरी एब्सेंस में वुमेन्स स्टैग से और मेंस वाले स्टॉल से, चिल्ड्रन वाले स्टॉल से और डायमंड वाले स्टॉल से खरीदने की नजर से जाता है, और चारों स्टॉल पर घूमता घूमता कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ कुछ ज्वेलरी क्या करता है, चुरा लेता है।
सेलेक्ट कर लेता है, सेलेक्ट करके वो बैग में डला देता है। फिर जब उसकी बारी आती है बिल करने की, तो वो बिल ना कर करके गन वन दिखाकर वो चोर ज्वेलरी को लेकर क्या हो जाता है, वहां से रवाना हो जाता है। अब यहां पर मेरे खुद के आदमी बैठे हुए होंगे, सेल्समैन ABCD,